हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध दरोगा और बिहार पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आप ध्यान रखेंगे, धौलावीरा जो है ये गुजरात में है। इसमें वन आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं, विशाल जलाशय बने हैं और इसके लिए अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए विश्व प्रसिद्ध था। मौर्य काल में कंटक शोधन नामक न्यायालय का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका जो काम था वो फौजदारी जो आपराधिक मामलों की सुनवाई करना था। मौर्य प्रशासन में आप ध्यान देंगे कि दो प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीय जिसको दीवानी बोलते थे, एक कंटक शोधन जिसमें फौजदारी और आपराधिक न्यायालय होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत साना या मंडी का मुख्य कार्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी उसमें साना या मंडी का कार्य था बाजार का अधीक्षक होना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अलाउद्दीन ने बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए साना या मंडी नामक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया था जो बाजार का अधीक्षक होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली की शुरुआत की? तो जहांगीर। ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने बिना मनसब यानी पद बढ़ाए सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए दो अस्पा सवार जो दो घोड़े होते थे और सिंह अस्मा जिसमें 3 घोड़े नियम लागू किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था? तो 12 महल मद्रास में सबसे पहले आप देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। थॉमस मुनरो ने और कैप्टन रीड ने 1972 में मिलकर सबसे पहले मद्रास में 12 महल में इसका प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकल शुरू किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो आप ध्यान रखेंगे, बख्त खान को बहादुर शाह जफर ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में गाया गया था 1896 के अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता पूछेगा ध्यान रखेंगे रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। ठीक है, और पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका की शुरुआत लंदन में किसने की? तो आपको पता होना चाहिए श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन हाउस की स्थापना की और वहां पे द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो इसमें ऑप्शन तो गलत दिया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रॉलेट सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। इसमें रॉलेट सत्याग्रह तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चौरा चौरी जो आंदोलन हुआ था उसको वापस ले लिया गया था। चौरा चौरी आंदोलन के दौरान जब जो 22 सैनिक मार दिए गए थे, जला दिए गए थे, तो उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसा ब्लंडर बताया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप काट लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता? तो पटाभी सीतारामैया को हराकर जीता था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और आप ध्यान देंगे कि गांधी जी के समर्पित जो उम्मीदवार थे पटाभी सीतारामैया थे और जब ये हार गए तो गांधी जी काफी निराश हो गए थे। इसके बाद इनको ऐसा देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपना पद छोड़ दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो अश्वघोष ने किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे और संस्कृत भाषा में बुद्ध के जीवन पर बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि बुद्ध चरित्र जो है वो किस भाषा में है? तो ध्यान देंगे संस्कृत में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन भारत में श्रेणी प्रणाली के अंतर्गत सार्थवाह किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान देंगे कारवां व्यापारियों के प्रमुख को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्होंने जहांगीरें दी? तो देवराय द्वितीय जो थे इन्होंने मुसलमानों को भर्ती करना स्टार्ट किया था। ठीक है, बहमनी राज्य का मुकाबला करने के लिए सेना में तुर्की धनुर्धारी थे, मुसलमानों को बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष किस नियम के तहत अवैध घोषित किया गया? तो आप ध्यान देंगे 1829 में नियम जो आप देखेंगे ये 17 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसी के तहत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से बंगाल प्रेसिडेंसी में अपराध घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने निरस्त कर दिया था? तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन जो था इन्होंने जो लॉर्ड लिंटन द्वारा 1878 में लाया गया था मुंह बंद करने वाला अधिनियम, वो लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द किया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे 1882 में रद्द किया गया था और 1800 जो आप ध्यान देंगे 78 में लॉर्ड लिंटन के द्वारा ये लाया गया था। तो ये दोनों अपडेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार वह राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह क्या होगा? तो इसको वाइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है, जिससे वे असंवैधानिक कार्यों को शून्य घोषित कर सकते हैं। कोई भी असंवैधानिक कार्य है जिसको सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, इसको शून्य घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो आपको सबको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 44 जो है भाग 4 में डीपीएसपी में इसको शामिल किया गया है। सबके लिए कानून समान होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? जो राज्य विधानसभा परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ठीक है। अनुच्छेद 54 के अनुसार जो विधान परिषद है, आपको पता होना चाहिए विधान परिषद फिलहाल 6 राज्यों में है, तो उनके सदस्य और संसद विधानसभाओं के मनोनीत जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद के किसी सदन को अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के सलाह पर कौन करता है? तो जब इसकी अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 103 के तहत दल बदल को छोड़कर अन्य मामलों में संसद सदस्यों की योग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाता है। तो ऑप्शन आप ध्यान देंगे सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय है जिसमें निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इसे अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 129। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो हम ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें शिक्षा को जो पहले अब राज्य सूची का हिस्सा था इसको समवर्ती सूची कर दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो अब ध्यान रखेंगे टोटल 29 विषय हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची के पंचायत कार्य क्षेत्रों के लिए 29 विषय को सूचीबद्ध किया गया है। तो जबकि नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची है जिसमें 18 विषय है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। टोटल 12 अनुसूची आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो जो भी शक्तियां हैं सब संसद के पास होती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 248 के तहत वे विषय जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं है, जैसे साइबर कानून, ऊपर जो कानून बनाता है सारा संसद बनाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो सीएजी होते हैं अपना ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी जो होता है उस संघ के खातों से संबंधित रिपोर्ट जो होता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो केवल सर्वोच्च जो न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है एनएचआरसी का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद में शून्यकाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बिना सूचना के तत्कालिक सार्वजनिक महत्वों के मामले उठाना, ठीक है। यही जीरो काल में होता है, जीरो आवर में, जो कि शून्यकाल 12 बजे होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कुल सदस्यों का 1/6 राज्य विधानसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6 आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा क्षेत्र से मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान का अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है किस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है? तो मूल अधिकार से हटाकर इसको संवैधानिक और विधिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इसको आप ध्यान रखेंगे, लीगल राइट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग सभी चुनावों में अनिवार्य कर दिया? तो 2019 से ऐसा अनिवार्य कर दिया गया है। पहली बार 2013 में नागालैंड में प्रयोग हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनाईमुड़ी जो है वो अन्नामलाई में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई आप देखेंगे 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी केरल राज्य में पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के समीप होकर प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी ध्यान देंगे, यांगयाप दर्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में तसांगपो और अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय को काटकर यांगयाप दर्रे के पास तिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। 33 नंबर है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है जहां से गंगा कहलाती है? तो आप ध्यान देंगे देवप्रयाग, जहां से अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और वहीं से गंगा कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में लेटराइट मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सी जलवायु परिस्थिति सबसे उपयुक्त है? तो उच्च तापमान और भारी वर्षा जो होती है वो उस कटिबंधीय क्षेत्रों में लिंचिंग यानी कि निक्षालन प्रक्रिया से होता है इसका निर्माण लेटराइट मिट्टी का। भारी जब वर्षा होगा, और इसी आप ध्यान देंगे कि जो लेटराइट मिट्टी है ये काजू की खेती और चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे, उच्च तापमान और भारी वर्षा और इसी के निक्षालन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसमें राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ तो है। मित्र पर गमछा झार आप ठीक जानते होंगे, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। बट इसमें उड़ीसा जो दिया है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नोड जिसको एस्चुरी बोलते हैं किस नदी के मुहावने पर है? तो आप ध्यान रखेंगे अरब सागर की तरफ जो दो नदियां हैं, नर्मदा, ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये जो है भ्रंश घाटी जो डेल्टा नहीं बनाती, अब भ्रंश घाटी में बहती हैं और एक खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरते समय विशाल एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा नदी आप ध्यान रखेंगे, नर्मदा और तापी जो दो नदियां हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है? तो काकरा पार जो है ये गुजरात में है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आगे बढ़ते हैं, और ये भी आप ध्यान रखेंगे तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में और कैगा कर्नाटक में। कभी पूछ दिया तो आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जाड़े के दिनों सर्दियों में तमिलनाडु के पूर्व मंडल तट पर वर्षा का मुख्य कारण जो है वो लौटता हुआ उत्तर पूर्वी मानसून है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि जब जाड़े के दिन जब सर्दी होती है तो तमिलनाडु के जो पूर्व मंडल तट है, ये तट देखते हैं, यहाँ पे लौटते हुए मानसून वर्षा कराती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार जो है वो चेनाब नदी पर है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे 40 है, भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का एकमात्र जो है मिश्रित, जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्वों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल में ओजोन परत को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि 1 DU जो डॉप्सन यूनिट होता है वो शुद्ध ओजोन की 0.01 ml मोटाई के बराबर होती है। तो ऑप्शन जो होगा बी ध्यान रखेंगे। एक से दो बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सा समुद्री मार्ग अलग करता है? तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे, डंकन पैसेज जो होता है ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को समुद्री मार्ग को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए वर्तमान में RBI द्वारा किस मुख्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। क्वेश्चन नंबर 44 है, बैंकों को अपने कुल जमा राशि एक निश्चित नगद हिस्सा RBI के पास रखना होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं नगद आरक्षित रेशियो, जिसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसको RBI के पास बैंकों को रखना होता है कुल जमा राशि का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन जब पड़ता है तो निर्यात सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। लॉरेंज वक्र जो है वो आय का असमान वितरण होता है, उसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लॉरेंज वक्र आय या धन के वितरण को ग्राफिक रूप से दर्शाता है, या गिनी गुणांक जिसको गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं की गणना का आधार है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक है नाबार्ड, इसको आप ध्यान रखेंगे, शिवरामन समिति की सिफारिश पे किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत सरकार के पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो बुनियादी ढांचे जैसे कि हाईवे का निर्माण करना, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। पूंजीगत व्यय होता क्या है कि नई संपत्तियों का निर्माण करना, या फिर आप देखेंगे लाइबिलिटीज को कम करना, जैसे कि सड़क, अस्पताल या स्कूल बनाना होता है। तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र, इसको प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता, बाकी कृषि, मत्स्य और खनन जो है प्राथमिक में है। ठीक है, विनिर्माण, निर्माण और उद्योग क्षेत्र जो है सेकेंडरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विदेशी मुद्रा भंडार जिसको फॉरेक्स रिजर्व के घटकों में भारत के पास सबसे अधिक हिस्सा किसका है? तो फॉरेन जो करेंसी एसेट है, विदेशी मुद्रा संपत्ति, ये भारत में सबसे अधिक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, गिल्ड एंड बाजार का संबंध किससे है? तो सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के व्यापार से। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सुरक्षित बाजार माना जाता है जहां सरकारी और सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है, और यहाँ पे जो जोखिम होता है वो लगभग शून्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय आय की गणना में डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास का
घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे नेशनल इनकम से, तो आप ध्यान देंगे इसको, ये बचेगा एनएनपी। जीडीपी माइनस क्या करेंगे, जो घाटा होता है डेप्रिसिएशन उसको घटा दीजिए, एनएनपी आपको मिल जाएगा, और एनएनपी को ही वास्तविक राष्ट्रीय आय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाश का रंग जो होता है मुख्य रूप से किस भौतिक राशि द्वारा निर्धारित होता है। तो ये वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रकाश का रंग उसकी जो तरंग दैर्घ्य होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। आप देखे होंगे कि लाल रंग सबसे अधिक और बैंगनी की सबसे कम होती है वीबगोर सिस्टम के द्वारा। वीबगोर पढ़े होंगे। वेवलेंथ जिसका ज़्यादा रहेगा तो इसका ट्रिंग कम होगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, जब पानी जमता है बर्फ बनता है तो उसका घनत्व और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पानी जम जाएगा, जब बर्फ बन जाएगा तो क्या होगा, घनत्व यानी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि देखे होंगे पानी जब बर्फ होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, बट आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। साबुन के बुलबुले के अंदर के जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब की तुलना में कैसा होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब से जो होता है अधिक होता है। देखे होंगे साबुन के जो बुलबुले बनते हैं सरफेस टेंशन के कारण आप सिकुड़ने की प्रवृत्ति को संतुलित करने के लिए बुलबुले के अंदर दाब हमेशा बाहर के दाब से अधिक होता है, कम रहेगा तो फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लगन का निर्माण नहीं करती। तो लोहा जो है वो अम्लगन का निर्माण नहीं करती। पारा और अन्य धातुओं के साथ मिलकर अम्लगन बनाता है, जो पारा होता है जितने भी मेटल्स होते हैं, लेकिन यह लोहे और प्लेटिनम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए पारे को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, आग बुझाने वाले यंत्रों में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे, CO2 का उपयोग किया जाता है आग बुझाने वाले गैसों में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन के आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में नियंत्रित करने वाला मुख्य अंग कौन सा है। तो ये होता है न्यूक्लियस। एड्स का वायरस मानव शरीर के किस घटक को सबसे अधिक नष्ट करता है। तो ये जो टी सेल होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो WBC की जो टी सेल्स होता है उसको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो ये मस्तिष्क के आधार पर है। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है और स्टार्च को पचाने में मदद करता है। तो ये टायरिन एंजाइम होता है जो सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, और ये माल्टोज शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है, तो मुंह से ही शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 63, इकोलोकेशन का उपयोग करके रात में शिकार करने वाले चमगादड़ किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक चमगादड़ जब भी पूछे, चमगादड़ जो होता है वो 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को प्रसर जो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है इसको निकालते हैं, तो ये तरंगे शिकार से टकराकर वापस जब लौटती है तो उसी की दिशा और दूरी को पता लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, डायनेमो एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो ध्यान देंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। डायनेमो बोले या जनरेटर बोले, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, और यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई है। तो ऑप्शन बी ध्यान देंगे, एटॉमिक नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ अक्रिय गैस मिलाया जाता है। तो हीलियम मिलाया जाता है। हीलियम काफी हल्की गैस होती है। उच्च दाब पर रक्त में नाइट्रोजन घुलनशीलता को कम करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है, जिसे गोताखोरों में बेंट्स नामक जानलेवा स्थिति से बचाया जा सके। 67 नंबर है, मनुष्य की कान की श्रव्य सीमा सामान्यतः कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए, मनुष्य की कान जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन जो हो जाएगा बी होता है, उसी तक की ध्वनि को सुन सकता है। 68 नंबर है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इकोसिस्टम, इसका उपयोग जो किया था सबसे पहले प्रयोग A.G. टॉन्सले ने किया था इस शब्द का प्रयोग। 1935 में इनका पूरा नाम है R.G.D. टॉन्सले। सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द पढ़ा था, और इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, देना और शब्द का प्रयोग करना ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर बोल दे कि किसने दिया था तो अर्नेस्ट हैकल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है। तो बी है, खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर विषाक्त पदार्थ जैसे DDT की सांद्रता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 70 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों ODS के उत्पादन पर रोक करना। क्वेश्चन नंबर 71 है, रामसर संमेलन के तहत सुरक्षित स्थल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी ध्यान रखें, आर्द्रभूमि से संबंधित होता है रामसर स्थल। 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्तांतरित संधि वैश्विक स्तर पर जल पक्षियों के आवास, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए हो। 72 नंबर देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण पर्यावरण में कौन सी घटना होती है। तो एसिड रेन होता है। SO2 और जो सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं NO2, जब इनकी प्रतिक्रिया होती है तो जब उत्सर्जन होता है तो ये एसिड रेन का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 73 नंबर है, बिहार में 1897 के विद्रोह में महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध किस रियासत से था। तो जगदीशपुर, आप ध्यान रखेंगे, आरा के पास है। 74 है, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी। तो राजगिरी, जो राजगीर है।
75 नंबर है बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 की स्थापना मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्वामी सदानंद सरस्वती को दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 76 नंबर, बिहार के किस जिले में कांवर ताल स्थित है जिसे राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? तो पहला जो है वो बेगूसराय में कांवर झील जो है, बेगूसराय में एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बोलते हैं, और इसे 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिल गया था। 77 नंबर है, बिहार में त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो ये गंडक नदी से निकलती है, पश्चिमी चंपारण के भैंसा लौटा नामक स्थान पर ये गंडक नदी त्रिवेणी नहर निकाली गई है, जो सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम। 80 नंबर है, बिहार में पायलट का सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? तो ये रोहतास में है। 81 नंबर है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, और इसमें जेबी कृपलानी और मजहरुल हक का अगर नाम आया तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात रेशियो वाला है? तो आप ध्यान रखें, गोपालगंज है। 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। बिहार की कला और संदर्भ में मंजूषा कला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अंक के भागलपुर से है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, बिहार में विधानसभा में जो एससी की सीटें हैं कितने आरक्षित हैं? तो 38 जो है एससी की हैं, और एसटी की आप ध्यान देंगे 2 सीटें हैं। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना जरूरी है। टोटल 40 सीटें हम ध्यान देंगे एससी और एसटी की। क्वेश्चन नंबर 85 है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने गरीबी में सबसे तेज कमी दर्ज की है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, तो मध्य प्रदेश है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 से, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ, कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो ध्यान रखेंगे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है 87, इसरो का गगनयान मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। ठीक है, गगनयान मिशन के तहत इसको अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में भेजकर सुरक्षित वापस लाने का जो परीक्षण कर रहा है इसरो, इसी से संबंधित है। 88 नंबर है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में चर्चा में रहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखेंगे ये उत्तरी सीमा जो चीन सीमा से है सटा हुआ गांव, यही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान देंगे पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। 90 नंबर है, वर्ष 2024 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो कुछ पुराना डाटा है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो अब ध्यान देंगे बी ओपेनहाइमर को। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल मूल रूप से किस राजवंश की परंपरा से संबंधित है? ध्यान देंगे चोल राजवंश। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जो सेंगोल है, जिसको ध्यान दिए होंगे जब लोकसभा का उद्घाटन हुआ था, नया लोकसभा भवन बना था, तो वहाँ पे चोल का जो मूल परंपरा थी उसका पालन करके वहां पे उनका प्रतीक चिन्ह रखा गया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान देंगे ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अरविंद पगड़िया को। अरविंद पगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग, जिनका कार्यकाल जो रहेगा 2026 से लेकर 2031 तक की अवधि के लिए अपना कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत के किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो अब ध्यान देंगे ये डेटा पुराना है क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, तो ये यूएई में आयोजित किया गया था। अब इसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। कुछ डेटा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, पुराने क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। बिहार राज्य सरकार ने जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग को सुंदर रूप से किस वर्ष स्थापित किया? तो 2024 में स्थापित किया था, ये गलत है। ठीक है, इसमें 35वां विभाग के रूप में इसको स्थापित किया था जनवरी 2024 में। इसमें कला संस्कृति और युवा विभाग से अलग करके इसको नया खेल विभाग के तौर पर स्थापित किया गया। 95 नंबर है, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता पॉल लिंच ने यह पुरस्कार किस उपन्यास के लिए जीता? तो ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसलिए डेटा है यहाँ पे। यह प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इसको बुकर पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 96 है, विश्व की सबसे गहरे मीठे पानी की झील? तो ध्यान देंगे बैकाल झील है। ठीक है, रूस जो साइबेरिया में स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और आयतन के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 97 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान देंगे जिनेवा में है। ठीक है, 98 नंबर है, ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला एथलीट भारतीय कौन सी हैं? तो PV सिंधु जी हैं। ठीक है, इन्होंने आप ध्यान देंगे जो रियो में 2016 में रजत पदक और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता था। 99 नंबर है, कंप्यूटर विज्ञान में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1999 में। ठीक है, ये टॉप 100 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए थे। ये आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।